दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शंकर सिंह और आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस में। आज एक कॉमन बीमारी जिसे अफरा कहते हैं, टिम्पनी कहते हैं, ब्लोट कहते हैं, उसकी चर्चा डिटेल में हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। रूमिनेंट्स में ये बीमारी कॉमन पाई जाती है और आप कैटल बफलो कह लें या शीप एंड गोट कह लें, तो उनमें अफरा की समस्या अक्सर आती रहती है फील्ड कंडीशन में। और इसके क्या क्या कारण हैं, अगर आप कारण सही से जान पाएंगे तो उसको उसी अनुसार से मैनेज कर पाएंगे और उस तरह से आप सही इलाज करके उस जानवर की जान बचा सकते हैं। तो इस बात की चर्चा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अफरा बीमारी है वो है क्या। अफरा का मतलब या टिम्पनी का मतलब या ब्लोट का मतलब होता है रूमेन में गैस का भर जाना, यानी कि जो गैस का एक्युमुलेशन है रूमेन में गैस के ओवर प्रोडक्शन से होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर रूमिनेंट्स में आप देखें तो 1 घंटे के अंदर 60 से 70 लीटर तक गैस का प्रोडक्शन होता है। लेकिन जो भी गाय और भैंसें हैं वो कैपेबल होती हैं कि इस गैस को वो बेल्चिंग के थ्रू, इरेक्टेशन के थ्रू या आप कह लें कि डकार के थ्रू पूरा का पूरा गैस निकाल देती हैं। तो गैस का प्रोडक्शन सिर्फ हो जाने से रूमिनेंट्स में कभी भी ब्लोट या टिम्पनी या अफरा नहीं होता है। तो आखिर होता क्यों है, इसके लिए दो तरह से इसे क्लासीफाई भी किया जाता है या दो फैक्टर कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी फैक्टर है, यानी कि वो फैक्टर जो कि सिर्फ गैस को किसी भी तरह से जो बनता है उसको ट्रैप कर ले, यानी कि जो गैस है, गैस पॉकेट जो बनता है, गैस रिलीज होने से रोक दिया जाए। तो कुछ चारे ऐसे होते हैं जो दलहन प्रजाति के चारे होते हैं, जैसे कि आप मेडिकागो सटाइवा देख लीजिए जिसे लुसन कहा जाता है, या बरसीम खिलाने से, जिसमें कच्ची बरसीम या कच्चे दलहन किस्म के जो चारे हैं, प्रजाति के जो चारे हैं, उनको जब खिलाया जाता है तो उनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है और उनमें क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा होता है। तो वो अगर एकाएक जानवर ज़्यादा अमाउंट में खा लेता है तो क्लोरोफिल और प्रोटीन जो होता है वो छोटे छोटे जो गैस के बबल्स निकलते हैं उनको एक दूसरे से मिलने नहीं देता है। तो अगर छोटे छोटे बबल्स एक दूसरे से कोलिस नहीं करेंगे तो बड़ा बबल नहीं बनेगा और वो रिलीज़ नहीं होगा। तो जो उनका पेट में चारा होता है, उनके जो रूमेन में चारा होता है, उसी में वो छोटे छोटे बबल अलग अलग ट्रैप हो जाते हैं और फिर वो रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। जब रिलीज़ नहीं होंगे तो वो डकार के माध्यम से या इरेक्टेशन के माध्यम से या आप कह लीजिए बेल्चिंग के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये तो प्राइमरी कॉज होता है, इसे प्राइमरी ब्लोट कहते हैं, या इस तरह से जब भी ब्लोट बनेगा उसे फ्रोदी ब्लोट कहा जाता है। इसमें एक दूसरा प्रकार भी है जिसे फीडलॉट ब्लोट कहते हैं। ये मेनली जब रूमेन का पीएच कम हो जाता है, यानी एसिडिक साइड में जब जाता है, तो उस समय स्लाइम का प्रोडक्शन होता है। तो आप देखेंगे कि जब एसिडिक साइड रहेगा, जब हमारे भी पेट में जब एसिड ज़्यादा होता है तो गैस बनता है, यानी कि जो गैस की ट्रैपिंग है, कोलिशन है बबल्स का, वो नहीं होता है। तो जब रूमिनल एसिडोसिस होती है या आप दलिया या दाना ज़्यादा खिलाते हैं या किसी जानवर को आटा खिला दिए हैं, यानी कि ग्रेन इंगॉजमेंट वाले रूमिनल एसिडोसिस वाला कंडीशन होगा, तो उसमें भी ब्लोट बनता है और वो फ्री गैस ब्लोट नहीं होता है, वो ट्रैप्ड रहता है। साथ ही साथ अगर रूमिनल एसिडोसिस है तो एक तो ब्लोट बनेगा प्राइमरी कॉज के चलते, और दूसरा जब एसिडिक पीएच रहता है या हिस्टामिन का रिलीज होता है रूमिनल एसिडोसिस में, तो उस समय रूमेन की मोटिलिटी नहीं होती है। तो रूमेन की मोटिलिटी नहीं होगी तो पूरा इरेक्टेशन जो प्रोसेस है वो रेटिकुलो रूमिनल मोटिलिटी पे डिपेंड करता है, और मोटिलिटी नहीं रहेगी किसी भी कारण से। अगर मोटिलिटी को हैम्पर कर दिया जाए तो उस समय इरेक्टेशन प्रोसेस हैम्पर हो जाएगा और गैस रिलीज नहीं होगा और एनिमल में टिम्पनी हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि ये प्राइमरी कॉज हैं। कुछ सेकेंडरी कॉज हैं, यानी कि सब कुछ नॉर्मल है, गैस उतना ही बन रहा है, कोलिस कर रहा है, लेकिन रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, यानी कि इरेक्टेशन प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। उस कंडीशन को हम लोग सेकेंडरी ब्लोट कहते हैं। ये तब होता है जैसे कि उसके गले में कोई आलू फंस गया हो, कोई सेव फंस गया हो, यानी चोकिंग हो जाए। चोकिंग हो जाएगी तो वो इरेक्टेट करके गले से गैस को नहीं निकाल पाएगी और उस समय सीवियर एक्यूट फ्री गैस ब्लोट होता है, पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है और ये जानलेवा होता है अगर गैस को रिलीज वहाँ से नहीं कराया जाए तो। इसके और भी कारण हैं जहाँ पे फ्री गैस ब्लोट होते हैं, जैसे कि मैं कह रहा था
जो गैस का इरेक्टेशन प्रोसेस है, इसके लिए रिसेप्टर्स रेटिकुलम में आप देखेंगे तो रेटिकुलम के कार्डिया पे होते हैं, और वो जो रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गैस को डिटेक्ट करते हैं, वो फ्लूइड को डिटेक्ट नहीं करते हैं। तो किसी भी तरह से कार्डिया का जो रिसेप्टर है उसका शेप डिस्टॉर्ट हो जाए या उसके ऊपर फ्लूइड टच कर जाए तो फिर इरेक्टेशन प्रोसेस एक्टिवेट नहीं होता है। तो कुछ बीमारियां हैं जैसे कि रेटिकुलर अब्सेस हो जाए, यानी कि फॉरेन बॉडी जब होता है वो रेटिकुलम में अब्सेस बनाता है, और उस कंडीशन में जो उसका कार्डिया है वो फ्लूइड को टच करता है और उस पर गैस आके स्टिमुलेट उसे नहीं करता है, तो इरेक्टेशन प्रोसेस हैम्पर हो जाता है और वहाँ पे आपको रिकरेंट टिम्पनी मिलता है, फ्री गैस ब्लोट उसमें आपको मिल सकता है। इसी तरह से अगर डायफ्रामेटिक हर्निया हो जाए, यानी कि रेटिकुलम जो है वो डायफ्राम के अंदर जो डायफ्राम होता है उसके अंदर चला जाता है, थोरेसिक कैविटी में आ जाता है, तो फिर कार्डिया जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो इरेक्टेशन प्रोसेस वहाँ पे हैम्पर हो जाता है। तो डायफ्रामेटिक हर्निया में भी अगर आप देखेंगे तो रिकरेंट टिम्पनी रहेगा और वहाँ पे एनिमल में हमेशा ब्लोट बना रहता है, जबकि उसके चारे से इसका लेना देना नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो वैगल इंडाइजेशन में उसमें भी मोटिलिटी जो होती है वो चर्निंग ज़्यादा होती है। तो ये इकलौता वैगल इंडाइजेशन ऐसा है जहाँ पे गैस को फीड के साथ ज़्यादा चर्निंग हो जाने के चलते फ्रोद बन जाता है। तो वैगल इंडाइजेशन जब रहता है तो वहाँ फ्री गैस ब्लोट के साथ साथ फ्रोदी ब्लोट भी होता है, लेकिन ये सेकेंडरी ब्लोट होता है। तो इस तरह के कोई भी फैक्टर्स हों जो इरेक्टेशन प्रोसेस को हैम्पर करते हों तो उस एनिमल में ब्लोट हो जाएगा, अफरा हो जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे वैसे कंडीशन जहाँ पे एनिमल लेटरल रिकम्बेंसी में चला जाता है, जब लेटरल रिकम्बेंसी में एनिमल जाएगा तो उसका रूमिनल फ्लूइड जो है वो कार्डिया को टच कर जाता है और गैस उसको टच नहीं करता है। जैसे एडवांस स्टेज ऑफ मिल्क फीवर जब रहता है तो उस समय भी ब्लोट मिलता है। तो उस कंडीशन में आपको उसको एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में लाना होता है। जैसे आप एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में लाते हैं, कार्डिया के ऊपर गैस टच करता है और इरेक्टेशन प्रोसेस चालू हो जाता है और ब्लोट से एनिमल को रिलीफ मिल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि डॉर्सल रिकम्बेंसी में हो या एक्सटर्नल लेटरल रिकम्बेंसी में एनिमल हो तो उस समय भी रूमिनेंट्स में ब्लोट होने की संभावना रहती है। इसी तरह से एक इन्फेक्शियस डिजीज है जिसे टेटनस कहते हैं, जब एनिमल में हो जाता है तो उसमें भी फ्री गैस ब्लोट होता है। एक्चुअली जो रूमिनेंट्स का इसोफेगस है वो कुछ पार्ट जो है उसका स्ट्रेटेड मसल का बना होता है। तो जब टिटेनोस्पाज्मीन जो टॉक्सिन है वो स्पाज्म करता है तो एसोफेजियल मसल का भी स्पाज्म होता है, और जब एसोफेजियल मसल का स्पाज्म होगा तो गैस का इरेक्टेशन नहीं होगा। तो वहाँ पे आप इस कंडीशन में देख सकते हैं कि आपको टेटनस के साथ साथ ब्लोट भी मिलता है, लेकिन कभी भी इसमें ओरल दवाएं दे करके आपको नहीं उस ब्लोट को, फ्री गैस ब्लोट को ट्रीट करना चाहिए, अदरवाइज वो एस्पिरेट कर जाएगा और एस्पिरेटरी निमोनिया से एनिमल की डेथ हो जाती है। तो वैसे कंडीशन जहाँ चोक है या इसोफेगस में प्रॉब्लम है, उसके चलते गैस रिलीज नहीं हो रहा है, उस समय आप ओरल मेडिसिन नहीं देंगे। और फ्री गैस ब्लोट रहे तो बेहतर ये होता है या तो उसके आप कॉज को रूल आउट करें, या ट्रोकर एंड कैनुला से अगर इमीडिएट हुआ है फ्री गैस ब्लोट है तो आप ट्रोकर एंड कैनुला से रूमेन से उस पंचर करके फिर वहाँ से गैस को रिलीज़ करा सकते हैं और एनिमल को कंफर्ट मिल जाता है। तो ये तो हो गया कि कारण क्या क्या है जिसका हमें ध्यान रखना है। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे अगर आपके पास कोई ब्लोट का केस आया है। अगर प्राइमरी ब्लोट है जिसमें हमने कहा था कि ये कच्ची बरसीम या लूसन घास या जो भी दलहन किस्म के चारे होते हैं उनको अगर खा लिया है उसके चलते है, तो बेस्ट ये होता है कि आप कोई सरफेक्टेंट दें। तो सरफेक्टेंट जो मार्केट में अवेलेबल है वो डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोक्सिनेट के नाम से आता है, DSS आता है। वो सरफेक्टेंट के तरह काम करता है, यानी कि वो जो सरफेस टेंशन है उसको कम कर देता है रूमिनल फ्लूइड का, जिसके चलते गैस का कोलिशन होने लगता है और गैस जो है फ्रोथ से रिलीज होता है और वहाँ एनिमल को रिलीफ मिलता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो पोलोजोलिन नाम का एक दवा आता है, उसका भी इस्तेमाल एज ए सरफेक्टेंट किया जाता है, या अल्कोहल इथॉक्सिलेट जिसमें रहता है उसका इस्तेमाल आप ब्लोट के लिए कर सकते हैं। अगर स्लाइम बन रहा है
यानी कि एसिडिक पीएच है, तो उस समय अगर आप पीएच को अल्कलाइन साइड ले जाएंगे, यानी खाने वाला सोडा भी खिलाएंगे, जब एसिडोसिस के चलते ब्लोट बना है तो वहाँ पे स्लाइम बनना कम हो जाएगा और ब्लोट से एनिमल को रिलीफ मिल जाएगा। चाहे वो स्लाइम वाला हो जिसे फीडलॉट कहते हैं, या पास्चर ब्लोट जिसे ट्रू ब्लोट कहते हैं, उसमें आप एक बेस्ट जो देसी तरीका है उसको अपना सकते हैं। खास करके सरसों का तेल 500 ml ले लीजिए एक 450 किलो की भैंस या गाय के लिए। उसमें 30 ml तारपीन का तेल आप मिक्स कर देते हैं और फिर उसको मिला करके उस भैंस को जब पिलाते हैं तो 10 से 15 मिनट के अंदर गैस जो है, चाहे वो फ्रोदी हो या स्लाइमी फ्रोद हो, वो पूरा का पूरा रिलीज हो जाता है। इसमें जो सरसों का तेल है ये सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है और टर्पेंटाइन ऑयल जो मेडिसिन के लिए यूज़ होने के लिए आता है वो इवोपरेट होता है रूमेन में जाके, और जब इवोपरेट होता है तो कार्डिया पे जा कर के, जो रेटिकुलम पे कार्डिया होता है, उसके रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। तो वो इरेक्टेशन प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा और जो भी सब्जी वाले ऑयल हैं जैसे कि सरसों तेल हो जाए या सोयाबीन ऑयल, कोई भी रिफाइन ऑयल भी आप ले सकते हैं, ये सर्फेक्टेंट की तरह काम करते हैं और ये फ्रोद को कोलिस होने में मदद करते हैं। सरफेस टेंशन जब कम हो जाएगा तो फ्रोद जो है एक दूसरे से मिलेगा और गैस बबल बड़े होके रिलीज हो जाते हैं। तो सरसों का तेल अगर आप टर्पेंटाइन ऑयल में मिला करके देते हैं तो सबसे बढ़िया घरेलू उपाय है जिससे कि आप इमीडिएटली टिम्पनी से रिलीफ एनिमल को दिला सकते हैं। आप चाहें तो पिलाने के बाद आप एनिमल को 10 से 15 मिनट के लिए टहलाने के लिए बोलिए। टहलाने से जोल्टिंग होती है तो जो भी ट्रैपिंग है गैस का वो रिलीज़ आउट होता है और एनिमल रिलीफ में आ जाता है। रिकरेंट टिम्पनी अगर हो रही है तो मैं जैसे बता रहा था कि अगर रिकरेंट टिम्पनी है तो डायफ्रामेटिक हर्निया हो सकता है, रेटिकुलर एब्सेस हो सकता है, या उसको वैगल इंडाइजेशन हो सकता है। तो इन तीनों बीमारियों को कंसीडर करते हुए अगर आप कंफर्म हैं कि कौन सी बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे थेरापी लेना होगा। लेकिन प्राइमरी ब्लोट को ट्रीट करने का जो सबसे बढ़िया नुस्खा है वो सरसों के तेल में टर्पेंटाइन ऑयल मिला करके सामने से नहीं किया जा सकता है। एक चीज़ और हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, जब भी ब्लोट होता है, जैसे कि मैं रुमिनल एसिडोसिस की बात कर रहा था, इस तरह की अगर चीज़ें होंगी तो अगर ब्लोट होगा तो उसमें हिस्टामिन का रिलीज ज़्यादा होता है और हिस्टामिन रेटिकुलर रुमिनल मोटिलिटी को कम कर देता है। तो वैसी चीज़ें जो रेटिकुलर रुमिनल मोटिलिटी को कम करती हैं वो फ्री गैस ब्लोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इरेक्टेशन नहीं होने देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आप CPM क्लोरफेनिरामिन मैलिएट अगर जब भी ब्लोट का पेशेंट है तो उसमें लगाएं तो फिर उसमें ब्लोट होने के चांसेस कम हो जाएंगे या रिलीफ मिलता है। कुछ चीज़ें और भी आपको ध्यान देने वाली होती हैं, जैसे कि आप हरा चारा फिर उसको खिलाना बंद करा दें। अगर किसी एनिमल को लगातार 2 दिन से 3 दिन से ब्लोट हो रहा है तो हरा चारा उसे नहीं खिलाना है, या देना है तो सुखा के देना है, या आप उसको कंसनट्रेट ज़्यादा नहीं देंगे। कंसनट्रेट देने से रुमिनल एसिडोसिस होगा, फिर ब्लोट बनेगा। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। कुछ दवाएँ ऐसी आती हैं जो स्लाइम को या किसी चीज़ को प्रेसिपिटेट करते हैं, जो वो प्लांट जिनमें टैनिन ज़्यादा होते हैं, या ह्यूमन में आप कहेंगे तो टैनिन की टैबलेट्स भी आती हैं, तो उनको अगर आप देते हैं तो फिर वो ब्लोट में रिलीफ दिलाता है और वो एनिमल में ब्लोट होने नहीं देगा। इसी तरह से कुछ लोगों में कंसेप्ट है कि जैसे कुछ दवाएं ह्यूमन में जो एसिडिटी के लिए आती हैं, जैसे रानीटिडीन एसिलॉग के नाम से आता है, या पेंटोप्राजोल जो एसिडिटी के लिए ह्यूमन और डॉग्स के लिए आता है, ये भी लोग आजकल भैंसों में लगाते हैं। कुछ फर्जी कंपनियां हैं वो इन दवाओं को प्रमोट भी कर रही हैं और बना के भी लाई हैं, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है ब्लोट से। अगर गाय भैंस या बकरी में या भेड़ में टिम्पनी है, अफरा है, तो उसमें रानीटिडीन पेंटोप्राजोल कुछ नहीं करने वाला है, इवन उसको और ज़्यादा परेशान करेगा। और जो फर्जी कंपनियां हैं इस तरह की दवाएं लाई हैं और लोगों को, दुकानदारों को समझाती हैं, और वहाँ से किसान भी खुद खरीद करके इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, और वो जस्ट उनके वेस्टेज ऑफ मनी है। तो इन दवाओं का कतई आपको इस्तेमाल ब्लोट के ट्रीटमेंट के लिए नहीं करना है। रुमिनल एसिडोसिस जो होती है हमारे एसिडोसिस से, कुत्तों के एसिडिटी से बिल्कुल अलग है। उसका कोई लेना देना एसिड HCl से नहीं है। यहाँ पे
लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से बनता है, तो उसको मैनेज करना होता है, ना कि हमें एसिड सिक्रीशन जो एवोमेजम में होता है उसको रोकना होता है। तो ये गलत कंसेप्ट है। कुछ लोकल कंपनियां हैं जो फर्जी टाइप की हैं, लोकल मार्केट में दवाएं लेके आती हैं और बेच लेती हैं और पैसे कमाती हैं। इससे किसानों का इकोनॉमिक लॉस है, उसका इस्तेमाल आप न करें। और अगर बार बार ब्लोट बन रहा है तो एक और अच्छा सा तरीका है कि सलाइवेशन को प्रमोट कर दिया जाए। इसके लिए क्या करते हैं कि नीम की लकड़ी लेते हैं और उसके छाल को निकाल लेते हैं और उसको घोड़े के मुंह में जैसे बांधते हैं, उस तरह से अगर आप उस भैंस के या गाय के मुंह में बांध देते हैं तो वो स्टिमुलेट करता है सलाइवेशन को, और सलाइवा जो है वो बफरिंग का काम करता है। तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा जब होता है तो रूमेन में जाके बफर बनाता है और फिर वहाँ से ब्लोट बनने की संभावना कम हो जाती है। तो आप बफर बना करके या मुंह में लकड़ी, नीम की लकड़ी छाल उसका निकाल करके बांध करके भी ब्लोट से निजात जल्दी से दिला सकते हैं, अगर आपकी दूसरी दवाएं काम नहीं कर रही हैं तो। इसी तरह से अगर आप रूमेन का मसाज करेंगे, रूमेन को धीरे धीरे मसाज करेंगे तो रूमेन में मोटिलिटी आती है और फिर वहाँ से इरेक्टेशन प्रोसेस चालू होता है और गैस नहीं बनता है या गैस से रिलीफ मिल जाता है। तो ये सब कुछ देसी नुस्खे हैं लेकिन साइंटिफिक हैं। इनका इस्तेमाल करके आप एनिमल को ब्लोट से बचा सकते हैं और फर्दर ब्लोट ना हो उसके लिए अगर किसी चारे के चलते हो रहा है तो उस चारे को आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको फील्ड कंडीशन में मदद ज़रूर करेगा। तो मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।